मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स में देखिएगा, मोबिलिटी का मतलब क्या है कि चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें देखिएगा द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स, दीज में बी इलेक्ट्रॉन्स, these may be electrons in metals, positive और नेगेटिव आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो अगर किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी की बात करते हैं, कंडक्टिविटी मतलब कि उसमें कंडक्शन किस तरीके का हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है उसके मोबाइल चार्ज कैरियर्स पर। तो हमने ये देखा था कि मेटल्स के केस में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के केस में चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स के केस में। अब ये होल्स का कॉन्सेप्ट जो है ये आपके लिए नया होगा, ठीक है, अभी बता दूंगा क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या है? द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी जो हमने निकाला था आई इज इक्वल टू इना वी डी वाले फॉर्मूले से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दीजिए, मोबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं, देखते हैं कि मोबिलिटी को, मोबिलिटी का जो सिंबल है वो होता है म्यू। मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर, तो चार्ज कैरियर क्या हो सकता है, जैसा कि हमने देखा था कि मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो करंट को लेकर भागते हैं मेटल्स के केस में। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट की केस में पॉजिटिव आयंस भी होंगे, नेगेटिव आयंस भी होंगे। तीसरा, जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे, वो कंडक्शन करेंगे। अच्छा, मोबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी इज म्यू, म्यू इज इक्वल टू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी डी अपॉन ई, ये होता है मोबिलिटी। अच्छा, अब देखिएगा म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, पेज नंबर 26 पर हूँ इस टाइम में, और पेज नंबर 26 पर इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर हम कहेंगे एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू क्यू ई टाउ अपॉन एम, क्यू ई टाउ अपॉन एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ये भी हम डिराइव कर चुके हैं कि क्यू ई टाउ अपॉन एम, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये याद इस तरीके से आ रहा होगा कि जब हम वहाँ पर बात कर रहे थे, इससे पहले जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चंस करे हैं, तो उसमें ज़्यादातर केसेस में हमने इलेक्ट्रॉन्स ही लिए हैं। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन लिया था तो याद करिएगा वहाँ क्यू की जगह हमने माइनस ई लिया था, ठीक है। माइनस ई क्यों? क्योंकि वी डी का अगर डायरेक्शन निकालेंगे, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है जो इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इस तरीके से एक बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ जाते हैं? पॉजिटिव की तरफ। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इसका डायरेक्शन होता है, ठीक। तो इसीलिए जब वेक्टर साइन यहाँ लगाएंगे तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि वो उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, ठीक। तो हमने जो देखा था वो ये देखा था, हमने ये देखा था वी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम, हमने ये देखा था। ये रिलेशन हम डिराइव कर चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पर ई, ये माइनस ई क्यों हटा दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अब मैं मेटल्स की भी बात करूँगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बात करूँगा और सेमीकंडक्टर्स की भी बात करूँगा। तो जब मेटल्स की बात करेंगे तब तो ठीक है, माइनस ई आ जाएगा जब मेटल्स की बात करेंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे तो हम उसको चार्ज को ई नहीं बोल सकते, क्योंकि तब सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, तब पॉजिटिव आयंस भी हैं और तब हमारे पास नेगेटिव आयंस भी हैं हर तरीके के, ठीक है। तो इसलिए उसको कॉमनली मैंने क्यू बोल दिया। और जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो क्यू चार्ज किस किस का आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का भी आएगा और होल्स का भी आएगा। तो इसलिए जनरल फार्मूला इसका ये होता है क्यू ई टाउ अपॉन एम। टाउ क्या है? टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, बल्कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है या कोई भी चार्ज कैरियर है, जब वो एक बार टकराता है, कोलाइड करता है किसी से,
टोराइड करने के बाद जब दूसरी बार टकराएगा तो बीच में जो उसको रिलैक्स करने का टाइम मिल रहा है, बिना टकराने वाला जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस रिलेशन डी इज इक्वल टू क्यू ई टाउ अपॉन एम। उसके बाद आगे देखेंगे ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में अगर मैं डी की इस वैल्यू को रख दूँ तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, म्यू इज इक्वल टू क्यू ई टाउ अपॉन एम इंटू ई, और यहाँ ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्यू इंटू टाउ अपॉन एम। समझ गए? हमने क्या करा, ये जो वी डी है म्यू में वी डी की वैल्यू रखी, तो वी डी की वैल्यू क्या है, क्यू ई टाउ अपॉन एम, वी डी की जगह आ जाएगा क्यू ई टाउ अपॉन एम, डिवाइड में ई है तो डिवाइड में ई आ गया, क्यू ई टाउ अपॉन एम डिवाइड में ई है, यहाँ डिवाइड में ई है तो ई आ गया, ई से ई कट गया तो क्यू टाउ अपॉन एम हो गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन म्यू ई इज इक्वल टू, फॉर एन इलेक्ट्रॉन mu e, mu is mobility, e for electron, mobility of electron is equal to e tau upon m। e क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो e tau upon m for a hole, mu h is equal to e tau h upon m h। ठीक है, पहले भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं ना, तो जब जिस जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं, हॉप करते हुए जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह तक जब वो जाते हैं तो जैसे ही एक जगह वो छोड़ते हैं तो वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस रह जाता है, वो एम्प्टी स्पेस पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। ऐसा नोटिस करा गया कि वो एम्प्टी स्पेस पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये देखा गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो इस तरफ कुछ पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन देखा गया कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर इकट्ठे हैं, कुछ पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन देखा गया, ये वाला एरिया थोड़ा सा डेंस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जब ये एरिया डेंस हो गया थोड़ा सा, तो हम समझ गए कि अच्छा, तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हुए, और ऐसे ही नेगेटिव टर्मिनल के पास वाला जो एरिया है वो भी थोड़ा सा डेंस हो गया, तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर सारा फिर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ होगा, तो पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा यहाँ इकट्ठा हो गया, तो हम ये कहेंगे प्रोटॉन्स तो है नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इनविजिबल है, जो कि दिखाई नहीं दे रही है, तो हम ये कहेंगे कि इनविजिबल चीज़ क्या होगी, जैसे कि होल्स हो गए, तो होल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ से कंक्लूड कर दिया गया कि वो सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हो गए थे नेगेटिव के आसपास, तो वो एरिया थोड़ा कंसनट्रेटेड सा लगा, दिखाई जबकि कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि होल्स जो हैं, होल्स एम्प्टी स्पेस की तरह होते हैं, खाली खाली होते हैं, बस दिखाई नहीं देते। इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को ये पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे छोटी चीज़ है इलेक्ट्रॉन, है ना, और उसको भी उस माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, तो इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। The mobilities of both electrons and holes are positive, although their drift velocities are opposite to each other। तो ये हमें मालूम है कि होल्स तो इस तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, तो मोबिलिटीज़ जो हैं वो उनकी अलग अलग हैं, लेकिन जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो मोबिलिटी की ऐसा यूनिट बेहद आसान है। अगर मैं वी डी की बात करूँ तो वी डी क्या है, मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं ई की बात करूँ तो आप इसको न्यूटन पर कूलम बोल सकते हो या फिर वोल्ट पर मीटर बोल सकते हो, वोल्ट पर मीटर बोल सकते हो। तो ऊपर आ गया मीटर पर सेकंड यानी कि एम/एस, और नीचे आ गया वोल्ट पर मीटर, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो दिस हैज बिकम मीटर स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बीच वाले टर्म्स मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो वोल्ट सेकेंड। तो ये क्या बन गया, m की पावर 2 v की पावर -1 सेकंड की पावर -1, ठीक है। तो m स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, ये इसकी जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से समझ में आ गया। आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक करंट में और मोबिलिटी में रिलेशन देखेंगे हम सबके लिए, कंडक्टर के लिए अलग, इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग, और सेमीकंडक्टर के लिए अलग। relation between electric current and mobility
कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी फॉर अ कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर जो है, कंडक्टर जनरली हम कौन सा कंडक्टर लेते हैं, हम मेटलिक कंडक्टर लेते हैं, मेटल्स की बात करते हैं। तो इन अ मेटलिक कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इज गिवन बाय। तो जब हम मेटलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन हम देख चुके हैं, I इज इक्वल टू इन वी डी, ये देख चुके हैं। बट फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ से वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इनटू ई, वी डी इज इक्वल टू म्यू इनटू ई। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो I इज इक्वल टू ई एम ए इन म्यू ई। तो ये हमारे पास, अच्छा अब जब कंडक्टर की बात करते हैं तो मोबिलिटी पे यहाँ सबस्क्रिप्ट में स्मॉल ही लिख देते हैं, यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबस्क्रिप्ट में लिखा है। ठीक है, ये स्मॉल ही मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसको ई स्क्वायर करो, ये सबस्क्रिप्ट में है। अच्छा, तो हमें ये देखना था कि करंट में और मोबिलिटी में रिलेशन क्या है। तो करंट और मोबिलिटी में ये रिलेशन आ गया कंडक्टर के केस में, मेटलिक कंडक्टर के केस में। यहाँ तक क्लियर है। मेटलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं जो करंट को फ्लो करवाते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दी हुई है। आगे चलते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अगला है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ सेमीकंडक्टर। पेज नंबर 27 पर है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है, करंट का फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है और होल्स की वजह से भी होता है। तो देखें द conductivity of a semiconductor is both due to electrons and holes. So electric current in a semiconductor is given by, एक semiconductor में electric current क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगा और ये होल्स की वजह से भी होगा, IE प्लस IH, IE प्लस IH। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि EMA और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस पर VE बोल दिया है ना, ई ना VE ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरीके से इसको बोल दिया EPA VH। ठीक है, P किस लिए बोला, N जो है वो होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और P क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये P हो गया। ये समझ गया ना, फॉर्मूला तो यही है बेसिकली, ई ना VD, फॉर्मूला तो यही है। अब VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लेते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। तो हमने ये कहा कि ये जो है आपका VE ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए। वेलोसिटी अलग अलग क्यों होती है जानते हैं, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन का और होल का मास अलग अलग होता है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा ये जो है जो V है यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको क्या लिखा जा सकता है, म्यू इनटू E। तो इसको लिख देंगे ENA म्यू E, यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस EPA मोबिलिटी ऑफ होल्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगा ना, एक ही सेमीकंडक्टर बैटरी लगाई है सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगा, वो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर E, A और कैपिटल E ये कॉमन आ रहा है, तो स्मॉल E कैपिटल A और E ये कॉमन ले लिया, तो M म्यू E प्लस P म्यू H। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया सेमीकंडक्टर्स के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I में और मोबिलिटी में ये रिलेशन हो गया हमारा। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर N क्या है, N है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और P क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, तो P इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, N इज फॉर नेगेटिव चार्ज, ऐसे करके याद रख लेना इसको। तो N एंड P आर द इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटीज ऑफ द सेमीकंडक्टर। उसके बाद बात करेंगे कि कंडक्टिविटी निकालेंगे एक सेमीकंडक्टर की। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर।
कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टिविटी देखिएगा, कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, ये याद रहे कि कंडक्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंडक्टिविटी को छोटा सिग्मा, स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अब देखिएगा कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर एज पर ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। एज पर ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, अब V क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में देखा जाए तो EL भाई, E इज इक्वल टू V अपॉन L होता है, तो V क्या हो जाएगा, EL हो जाएगा। तो V की जगह लिख दिया EL। R जब हम बात कर रहे हैं, हमें कंडक्टिविटी की बात करनी है, तो हम रेसिस्टिविटी निकाल लेते हैं, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करने के लिए। R हो गया रो L अपॉन A। अब यहाँ पर क्या है कि ये L से L कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर का अगर कोई डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। I की वैल्यू हो गई E A अपॉन रो, ये I की वैल्यू है E A अपॉन रो, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ स्मेल आ रही है ना, इसमें से आ रही है क्या? अभी आनी शुरू हुई है, 5 मिनट पहले, उससे पहले नहीं आ रही थी। हाँ, जलने की भी नहीं है, जलने की थोड़ी अलग होगी। अब ये देखिए कि ये हमने करंट निकाला सेमीकंडक्टर के लिए, और ये भी करंट है, तो हम ये कहेंगे इक्वेटिंग टू एंड थ्री। इक्वेटिंग टू एंड थ्री, ये हो जाएगा E A अपॉन रो इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल A कैपिटल E ब्रैकेट में n न्यू E प्लस P न्यू H, ये हो गया। तो ए कैंसल आउट हो गया, और ये बचा हमारे पास 1 अपॉन रो को ही तो कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये हो गया स्मॉल e और ब्रैकेट में n न्यू E प्लस P न्यू H। ये छोटे छोटे डेरिवेशन हैं, एक नंबर में MCQs में आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको मतलब ये जो जरा से डेरिवेशन है, इनको ज़रा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बड़े वाले जो डेरिवेशन है ना, वो तो बैठ जाते हैं दिमाग में, ये छोटे जो हैं ये सबसे पहले फिसल कर निकलते हैं, तो इनको दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया E ब्रैकेट में n न्यू E प्लस P न्यू H। ठीक, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला जो हमको टॉपिक देखना है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस जरा एक बार कंफर्म कर लेते हैं, सिलेबस में है नहीं है, मैं आपको बुक पर सिलेबस में भेज चुका हूँ, है करवाया क्या? मैं भी देख रहा हूँ। हाँ जी, टेम्परेचर डिपेंडेंस है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बाद दे रखे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए जी, पेज नंबर 28 पर टॉपिक देखते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी।
टेम्परेचर डिपेंडेंस में देखिए, द रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नंबर डेंसिटी एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मीन कोलिजन टाइम। मीन कोलिजन टाइम यानी कि वही एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो ये हम पहले डिराइव करके देख चुके हैं कि रो जो है तो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी कितनी होती है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। तो अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं जब जैसे मान लीजिए हमने क्या करा कि अलॉयज़ है, अलॉयज़ को यूज़ करा जाता है हीटिंग एलिमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि अलॉयज़ की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो करंट को अपने अंदर रोकते हैं। करंट को अपने अंदर जब वो रोकते हैं तो वो क्यों रोकते हैं, ऐसा क्या है उनके अंदर कि वो करंट को रोकते हैं अपने अंदर। तो ये भी हम रीज़न देख चुके थे, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल लिया था वो निक्रोम का लिया था। तो निक्रोम का जो लेटिस है वो देखने में तो बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्मूथ दिखाई देता है। निक्रोम एक जैसे ही मटेरियल का बना हुआ दिखाई देता है, लेकिन इंटरनल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में उसके अंदर निकल के आयंस होते हैं जिसकी वैलेंसी 2+ और क्रोमियम के आयंस होते हैं जिसकी वैलेंसी 3+। तो कहीं निकल का आयन होगा, कहीं क्रोमियम का आयन होगा, तो वो रैंडमली अरेंज्ड होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे तो कभी वो निकल से टकराएंगे, कभी क्रोमियम से टकराएंगे, निकल से क्रोमियम से रैंडमली टकराव बहुत ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि करंट लेकर दौड़ रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंटली जब कोलाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे तो जब टकराव बहुत ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो वो क्यों बढ़ेगा, वो टेम्परेचर किस रिलेशन से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जब वो फ्रीक्वेंटली टकराएंगे, बार बार टकराएंगे तो उनको रिलैक्स करने का टाइम कम मिलेगा। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ बोलते हैं, ये कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टकरा रहे हैं, इस वजह से रेसिस्टिविटी बढ़ी। ये तो समझ में आ गया। वो जो बहुत ज़्यादा टकरा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ बार बार टकराती है तो उससे क्या होता है, उससे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो इस वजह से जो अलॉयज़ हैं वो हीटअप हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आगे कहानी की तरह समझा रखी है। मेटल्स की बात करेंगे। फॉर मेटल्स द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मेटल्स के केस में जो नंबर डेंसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इट इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती जो नंबर डेंसिटी है। कैसे, जो मेटल्स है ना, मेटल्स को आप कितना भी गर्म कर लो, उसमें जो अंदर वाले जो शेल है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन्स टूट के बाहर नहीं निकलेंगे। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें उतने के उतने ही बने रहेंगे। ठीक है, और जब हम उसकी बात करते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक की, डाइलेक्ट्रिक समझ गए, ये जो इंसुलेटर होता है, जब डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टूट कर आ जाते हैं। तो यानी कि पहले जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा था तब तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, तभी तो वो इंसुलेटर था, तभी तो वो डाइलेक्ट्रिक था। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो अब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स टूट कर बाहर निकल रहे हैं, यानी कि नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की चेंज हो गई डाइलेक्ट्रिक के केस में। मेटल्स में नहीं होती, मेटल्स में जितने हैं उतने ही रहते हैं। तो वही चीज़ें बता रहे हैं। फॉर मेटल्स द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन बहुत, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से टकराएंगे। एंड ऑल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मेटल आयंस इंक्रीजेज। मेटल आयन में जो वाइब्रेशन हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं तो उसका जो वाइब्रेशन है वो भी बढ़ेगा, उसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद मेटल आयंस एंड सो द मीन कोलिजन टाइम टाउ डिक्रीजेज। तो मीन कोलिजन टाइम टाउ जो है वो डिक्रीज हो जाता है। Hence resistivity of a metal rho is inversely proportional to tau. ठीक है, rho is inversely proportional to tau, increases, resistivity increases and conductivity decreases. Resistivity increase होगी तो conductivity decrease होगी, obvious सी बात है। ठीक है, for most of the metals resistivity rho at any temperature is given by, resistivity increase होगी तो conductivity decrease होगी। resistivity इंक्रीज होने का मतलब ये है कि रिलैक्स करने का टाइम कम मिल रहा है, कोलिजन्स ज़्यादा हो रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक, अब हम ह्यूमन बींग्स की तरह तो है नहीं जो कॉपर के वायर्स हैं, है ना, कि हम तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन करके रखते हैं। ठीक,
जो बाकी कई एनिमल्स ऐसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सुना होगा आपने। वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो हैं वो क्या होता है कि जितना बाहर का टेम्परेचर है उतना ही उनका टेम्परेचर हो गया, जैसे कि फ़िश, ठीक है। तो जितना बाहर का टेम्परेचर है, पानी गर्म है तो फिश की बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया, पानी ठंडा है तो उसकी भी बॉडी का टेम्परेचर, हमारा तो मेंटेन रहता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का मेंटेन रहता है। तो कॉपर में भी ऐसा नहीं है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा तो कॉपर का टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर बढ़ा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो गया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो गया, रेसिस्टिविटी बढ़ गई, रेसिस्टिविटी बढ़ गई तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई, कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई तो भाई वायर मेल्ट होने शुरू हो गए। और फिर ज़्यादा जो पावर कट्स हैं वो गर्मियों में क्यों होते हैं, इसी वजह से होते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेसिस्टिविटी जो है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तेज़ी से कोलाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया, रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेसिस्टिविटी बढ़ गई, रेसिस्टिविटी बढ़ गई तो कंडक्टिविटी जो स्मूथली पहले करंट फ्लो हो रहा था सर्दियों में, तो गर्मियों में नहीं हो रहा फ्लो, क्योंकि रेसिस्टिविटी बढ़ी है तो कंडक्टिविटी रिड्यूस हुई है, ठीक है। तो टेम्परेचर पर आपने अभी तक भी जो पढ़ा है ओम्स लॉ, 10th में भी जो पढ़ा था ओम्स लॉ, उसमें पहला ही सेंटेंस ये होता था, इफ़ द टेम्परेचर एंड अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट देन द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि टेम्परेचर अब कांस्टेंट नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं है इसका, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, रो इज इक्वल टू रो नॉट और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब ये जो अल्फा है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जब भी हम किसी कोफिशिएंट की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ज़्यादातर केसेस में कोई एक रेशो होता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है, ये इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे रखी है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करता है, कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, अलॉयज़ का बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक। टी नॉट का मतलब क्या है कि रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर 0 डिग्री वाला जो टेम्परेचर, यानी कि जनरली मैं इसको 0 ही लेता हूँ, ठीक है, फार्मूले के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि किसी किसी केस में ये बता देते हैं कि जो कंडक्टर था, कंडक्टर का जो इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ना मानते हुए 10 डिग्री सेल्सियस मान लिया गया, तो उस दौरान टी नॉट को हम 10 ले लेंगे, तो टी नॉट एक तरह से आपका इनिशियल टेम्परेचर है। फिर थोड़ी देर बाद आपने ये कहा कि अब टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो पहले सुबह की बात थी तो सुबह टेम्परेचर कम था, फिर दोपहर आते आते आज का अभी आया न्यूज़ में 52.3, जब से ह्यूमैनिटी मतलब एग्जिस्ट करती है तो इंडिया में इससे ज़्यादा टेम्परेचर कहीं हुआ ही नहीं, और ये दिल्ली का टेम्परेचर है इंडिया गेट का 52.3, आज का न्यूज़ में आया NDTV में। तो टी माइनस टी नॉट ये हो गया, ये टेम्परेचर प्रेजेंट टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर, ये रो नॉट क्या है, इनिशियल रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, where rho naught is the resistivity at a lower temperature, T naught usually 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली रूम टेम्परेचर लिया जाता है, ठीक है। एंड अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो अगर अल्फा निकालने के लिए बोला जाएगा तो अल्फा हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा वो देखिए। इसमें पानी है क्या? अब या तो उस स्मेल की आदत हो गई है या वो आनी बंद हो गई है, अब कम आ तो रही है।
चलिए जी, अब जरा बात करते हैं इसकी कि ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, अच्छा जितना आज करा रहा हूँ ना मोबिलिटी के बाद में फिर हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो ना ये शुरू होगा इसका इंटरनल रेसिस्टेंस का, ठीक है। तो मोबिलिटी तक एक ब्रेक लगाएंगे और मंडे को इसकी आप तैयारी रखिएगा कि जितना सिर्फ नोट्स में से ही दे रहा हूँ सारा का सारा। डेरिवेशन अगर आएगी टेस्ट होगा तो डेरिवेशन अगर होगी तो वो भी नोट्स में से होगी और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी नोट्स वाले होंगे। तो क्वेश्चन पेपर पहले से ही आउट कर दिया, एक तरह से बता दिया है कि पेपर आएगा कहाँ से, इसी में से देने मंडे को। तो तैयारी रखना, मंडे को रहेगा। टेंशन में आ जाते हैं, टेस्ट का नाम सुनते हैं सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम। ओके सर। अच्छा, अब देखिएगा कि यहाँ पे अगर मेरे को अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा कैसे निकलेगा, अल्फ़ा कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। हमने इसको एक्सपेंड कर देना है। ये एक्सपेंड कैसे होगा, रो इज इक्वल टू रो नॉट, रो इज इक्वल टू रो नॉट और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रो नॉट अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी। सही है। अब इस रो नॉट को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक, अल्फा को इधर छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। ये हो गया। आगे चलते हैं। अब इसको बोलेंगे 1 अपॉन रो नॉट, ये इज इक्वल टू अल्फा हो गया, अल्फा है आजकल। अल्फा इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन रो नॉट रो माइनस रो नॉट अपॉन टी माइनस टी नॉट। रो माइनस रो नॉट क्या है, इनिशियल रेसिस्टिविटी और फाइनल रेसिस्टिविटी दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या बोल दिया, डी रो बोल दिया है ना। चेंज इन रेसिस्टिविटी डी रो, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं होना, थोड़ा बहुत चेंज होता है तो डी रो। ऐसी टेम्परेचर जो है हो गया डी टी, 1 अपॉन रो नॉट डी रो अपॉन डी टी। ठीक, ये thus the temperature coefficient of resistivity alpha may be defined as the increase in resistivity per unit resistivity per degree rise in temperature. Increase in resistivity per unit resistivity per unit increase in temperature। पर जहाँ पर भी आ जाएगा तो समझ लेना कि पर का मतलब है कि वो चीज़ डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अल्फा की डेफिनेशन हो गई। तो आप इस फॉर्मूले से ही उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि ये जो ग्राफ्स हैं, तो ये जो ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ्स एज इट इज़ याद कर लेना, एज इट इज़ याद कर लेना। ग्राफ जो यहाँ पर बना कर दिए हैं वो क्यों बना कर दिए हैं कि ग्राफ जो है ना कि MCQs में आ जाते हैं। MCQs में जैसे ये वाला ग्राफ है, पहला ग्राफ दे रखा है, ये तो दे रखा है कॉपर के लिए, और दूसरा ग्राफ जो है वो दे रखा है अलॉय के लिए, यानी कि एक तो मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए हो गया और एक अलॉय के लिए हो गया। तो ग्राफ कुछ इस तरह से है। रेसिस्टिविटी इधर होगा, रेसिस्टिविटी इधर होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर विल बी इन केल्विन। ठीक, तो इधर लेंगे 0, 50, 100 और 150, इतना हो गया। और फिर जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी दे रखी है 10 की पावर -8 ओम मीटर के रेंज में।
मतलब अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 तो आप समझ जाइए ये है 0.2 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और इधर लिखा हुआ है 0.4 तो इसका मतलब 0.4 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर ये दे रखा है। ठीक है, ये वैल्यूज़ के साथ रखना है। ठीक, अगर आप पूरा भी जब आप फिजिक्स देख लेंगे ना, तो पूरा भी जब सारा पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तब भी आप देखेंगे गिनती के 10 या 12 ही ग्राफ्स होंगे, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ग्राफ्स नहीं है। ठीक है, तो उनको एक साथ भी बनाकर अगर लर्न कर लेंगे तो करने ही पड़ेंगे ये ग्राफ्स, क्योंकि एक एक नंबर अगर रूटना है तो ऐसे ही मिलेगा, कुछ छोड़ना मत नोट्स में से। अब देखिएगा इसको ऐसे बना दिया गया। अब क्या है कि वो क्या करेंगे, वो ये कहेंगे कि द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल रिलेट्स विद इट्स रेसिस्टिविटी एज पर द फॉलोइंग ग्राफ। तो एक में एक्सपोनेंशियल राइज दिखा दिया, एक में एक्सपोनेंशियल डिके दिखा दिया, एक पैरेलल दिखा दिया, तो ऐसे कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे तो एक सही ऑप्शन होगा, तो उसके लिए ग्राफ का लर्न होना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा इसको। दूसरा देखिएगा, दूसरा है ये तो हो गया मेटल के लिए, ये मेटल के लिए हो गया कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो थोड़ी सी रेसिस्टिविटी बढ़ी, ज़्यादा बढ़ा तो थोड़ी और बढ़ गई, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी वो रेसिस्टिविटी कैसे बढ़ गई, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया मेटल के केस में, भाई मेटल है तो मेटल की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है ना, कॉपर की एक पर्टिकुलर लिमिट है, वो तब तक कंडक्ट करेगा, उसके बाद कंडक्ट नहीं करेगा। क्या है कि अब ये रेसिस्टिविटी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, इनफाइनाइट। रेसिस्टिविटी इनफाइनाइट का मतलब कंडक्टिविटी 0, समझ गए भाई। जो चीज़ ऐसे ऊपर जा रही है तो रेसिस्टिविटी क्या है, रो, और रो क्या होता है 1/σ। तो रेसिस्टिविटी अगर इनफाइनाइट है, ये 1/σ इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है 1/0, 1/0 इज इक्वल टू 1/σ, तो सिग्मा इज इक्वल टू 0 हो गया ना, कंडक्टिविटी 0। इसका मतलब भाई तार पिघल गया है, मेल्ट हो गया, टूट गया है, तो कंडक्शन कहाँ से होगा ही नहीं। ठीक है, तो मेटल थोड़ी हद तक टेम्परेचर जो है उसका बढ़ना जो है वो बर्दाश्त कर लेता है, उसके बाद जगह जगह ट्रांसफार्मर ही फूटते हैं। ठीक है, आजकल देख भी रहे होंगे, यहाँ पर भी 2-4 दिन पहले रात में हम 1 घंटा जागे थे, लाइट चली गई थी। ठीक है, तो वो ऐसे ही होता है कि कहीं ना कहीं का कोई मेटल का जो वायर है वो फूक गया है। ठीक है, तो जरा आगे चलते हैं। अरे तो शुक्र कर लो सोसाइटीज़ में वायरिंग सारी अंडरग्राउंड है, अगर खुले में होती तो बहुत बुरा हाल होता। अंडरग्राउंड तो फिर भी थोड़ा टेम्परेचर कम होता है। आगे चलते हैं, आगे है अलॉयज़ की बात करेंगे। तो अलॉयज़ में तो सीधा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रेसिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब आप ये देखिएगा अलॉयज़ के केस में ये वाला दूसरा ग्राफ लर्न करना होगा। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर कितना है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 टेम्परेचर क्या करना है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों दे रखा है, क्योंकि भाई अलॉय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो गीज़र में अगर होता है तो गीज़र में आप अगर बिल्कुल डायरेक्ट पानी आ जाए तो हाथ नहीं डाल सकते, अगर वो अपने फुल टेम्परेचर पर पहुँच चुका है। जलती हुई ब्रश को टच नहीं कर सकते, क्योंकि पता है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। रेसिस्टिविटी जो इधर ले रखी है, ऐसी टच कर दो की तरह रेसिस्टिविटी चेक कर रहा है इसके। ठीक है, वो मत कर लेना। वो इज इक्वल टू वो की जो यहाँ पर जो यूनिट है वो क्या होगी, माइक्रो ओम मीटर। माइक्रो ओम मीटर का मतलब है कि मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 ओम मीटर। जैसे ये 10⁻⁻8 ओम मीटर का था, ये 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, यानी कि ये बड़ा है। नेगेटिव पावर जो है वो जितनी छोटी होगी वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो यहाँ क्या दे रखा है भाई 1, और इधर 1.10, इधर 1.20। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे रेसिस्टिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा रेसिस्टिविटी वाला अलॉय होगा, गीज़र उतना ही ज़्यादा गर्म करेगा, प्रेस उतना ही ज़्यादा गर्म करेगी, यानी कि उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर तक वो पहुँचेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आते हैं अलॉयज़ पर। नेक्स्ट हमारा है अलॉयज़। तो अलॉयज़ के ग्राफ तो हमने देख लिया।
अब जरा इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस देखो. Alloys have high resistivity. The resistivity of nichrome has weak temperature dependence, while that of manganese is almost independent of temperature. ठीक है, तो रेसिस्टिविटी जो है वो निक्रोम की वो थोड़ा कम डिपेंड करती है उस पर, और मैंगनीज पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है. तो हम यहाँ पर ये देखेंगे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो. रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. thus इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 जो हमने यहाँ पर लिखी थी ये वाली, ये रो इज इक्वल टू दिस वन. इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज RT is equal to R naught into 1 plus alpha to T minus 0, T minus 0. ये हो गया. तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर भी लिया जा सकता है, और ज़्यादातर केसेस में हम 0 केल्विन ले लेते हैं. ठीक है, तो वो हमारा इनिशियल टेम्परेचर हो गया. तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि RT इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T. ठीक है, ये लिखने के लिए ये फॉर्मूला लिख लिया है, लेकिन ज़्यादातर जो ज़रूरत है वो इसी की पड़ती है, T माइनस T. मैं आगे क्वेश्चन करवाऊँगा, इसी की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया RT इज इक्वल टू रेसिस्टेंस एट डिग्री सेल्सियस, R नॉट रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और स्मॉल t क्या हो गया, राइज इन टेम्परेचर, T माइनस 0, राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर वाला जो है ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. ठीक है, आप लोग मंडे के लिए प्रिपेयर रहिएगा. नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को मोबिलिटी का कंप्लीट करा दूँगा. तो मंडे को जो है आपका टेस्ट होगा, जितना अभी तक करवाया है उसका. और इनके नोट्स के नंबर ऑफ पेजेस देखकर घबराना मत.